मैंने कभी बड़े स्कूल नहीं देखे, बड़ी डिग्री नहीं पाई, लेकिन मैंने सपनों पर विश्वास रखा, मेहनत से रिश्ता जोड़ा और ठोकरों को सीढ़ी बना लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट पेपर शिफ्ट टू 28/10/2023 वाला। अब जिन बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम पेपर के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, उन बच्चों के लिए ये पेपर सोने पे सुहागा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। चलिए, क्वेश्चन पेपर सेट दे रखा कि M3, परीक्षा तिथि दे रखी है 28/10/2023, द्वितीय पाली है। QP कोड देख लो। क्वेश्चन पहला मैं पकड़ता हूं जिसका आपको बहुत देर से इंतजार है। चलिए क्वेश्चन पहला हम चेक करते हैं। वही क्वेश्चन पहला कौन सा है, जल्दी पढ़ लो। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन राइट होगा। इसमें से राइट ऑप्शन है हरिशेख। अब पेपर आपसे कैसा पूछा गया था जरा ध्यान देना, वो पेपर भी मैं अभी आपको दिखा दूं। देखो जरा पहले पेपर देख लो किस तरह का पेपर ये आया था आपका। ठीक है, ओके ओके ओके, मैं बढ़ा रहा हूँ, अभी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ है मेरा पेपर? कहाँ गया मेरा पेपर? चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ गया पेपर। बस ये आ गया। ठीक है, ये इस तरह का पेपर आया होता है। देखो KM3 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 घंटे 100 क्वेश्चन है आपको सोल्व करने हैं। ओके 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 ओके, देखो ये पेपर था हमारा, इस तरह का ये पेपर दिया गया था। देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, मैं पूरा पेपर दिखा देता हूँ आपको। ओके, इस तरह से ये पेपर आपका आता है। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने दे चुके हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, भाई उनके लिए तो कुछ नया नहीं है। अब जो नए बच्चे दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है यार, पेपर कैसे पूछा जाता है, जिन्होंने अभी तक भी पेट का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। ज़रा ध्यान देना बेटा, इस तरह का ये पेपर आपसे पूछता है। ठीक है, ये इस देखो 78 79 क्वेश्चन। ठीक है, और मेरे पास 91 92 97 100। ठीक है, चलिए मैं ऊपर ही ले चलता हूँ आपको। क्वेश्चन फर्स्ट पे पहुँच जाते हैं हम तुरंत। ठीक है, ओके ओके ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? 4 ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा हमारा, जल्दी बताओ। सैयद राजवंश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। कोलकाता, वाह क्या बात है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? अरे यार, किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड वेलेजली। क्वेश्चन पेपर देख लो, और दोबारा मैं बिल्कुल स्लो में दिखा दूंगा आपको कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड वेलेजली द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 है। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? रोपड़। बहुत बढ़िया भाई, देख लो ज़रा ध्यान से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। महावीर और उनकी अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ठीक है, वल्लभी गुजरात। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। भाई क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल वाला है, ये इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है। पढ़ने वालों के लिए इजी है, ना पढ़ने वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। वाह क्या बात है, क्या बात है। देखो जरा दे रखा है बारडोली में किसान आंदोलन 1921 ऑप्शन दे रखा है इसका। महात्मा गांधी ने 9 अखाली की यात्रा की। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन चेक करना जरा। देखो क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में भी दे रखा है, तो इसका जो पहला है हमारा कौन सा, जरा चेक कर लें भाई। इसका राइट ऑप्शन है, देखो देखो बेटे जल्दी फास्टली, यहाँ पर जो पहले का डी दे रखा है, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। ठीक है, पहले का कौन सा है? डी। ए पहले वाला जो है ना, पहले वाला जो है ये वाला बारडोली में किसान आंदोलन, तो पहले वाले का डी है। और जरा दूसरे वाले का कौन सा है? सी है। ठीक है, दूसरे वाले का सी है, और तीसरे वाले का ए है, और चौथे वाले का कौन सा है हमारा? बी है। ठीक है, मिला दो, मेल कर दो, और राइट ऑप्शन पे टिक लगा दो, ऑप्शन में देने रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हम। भारत सरकार अधिनियम 1935, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, बच्चा कहाँ तक इस क्वेश्चन को पढ़ेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण, अबे क्वेश्चन इतना लंबा कर दिया, 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और
बर्मा सरकार अधिनियम 1935 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ा देते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वंदे मातरम आंदोलन नाम से जाना जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? 6 वर्षों के। ठीक है, ओके आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस, नाम बड़ा शानदार है। जितना बड़ा काम है, जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम है इनका। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक श्रेणी रेंज। ठीक है, राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? भूरा कोयला, एक तो काला कोयला होता है घिसट काला, लेकिन ये कौन सा? भूरा कोयला। तो ये लिग्नाइट होता है। ठीक है, फॉर्मूला बताओ जरा लिग्नाइट का। चलिए कौन सी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है जल तालिका यानी कि वाटर लेवल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यानी कि अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है, यानी कि 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? वाह, बाल मसीहा, चाइल्ड क्राइस्ट। ओके, अच्छा क्वेश्चन 15 आ गया हमारा, बड़ी जल्दी क्वेश्चन 15 आ गया। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? रब अल खली रेगिस्तान। कितना शानदार नाम है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPJD कहाँ स्थापित किया गया था? कंडाला गुजरात में। ओहो, कंडाला गुजरात, नाम बड़ा शानदार लगा मुझे। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? साध्वी। ठीक है, साध्वी। भैया थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है, थ्योरी पढ़ के ये जितने भी तुम्हारे पास इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं सबको आप बड़ी आसानी से सोल्व कर दोगे। बड़ा इजी पेपर आया हुआ है। ओके, और ऐसे ही पेपर आपसे पूछेगा भी इस साल। ठीक है, ठीक है, इस साल ऐसे ही पेपर आपसे पूछेगा भी। अभी डेट कंफर्म हो सकता है 6 से 7 सितंबर के बीच पेपर आपका कभी भी, यानी कि 6 से 9 सितंबर के बीच हो सकता है पेपर हो जाए। डेट आ चुकी है लेकिन डेट चेंज होती रहती है। डेट का क्या, आप अपनी मेहनत बराबर बनाए रखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? ठीक है, यानी कि क्या नाम है इसका? विश्वेश्वरैया। ठीक है, यानी कि विश्वेश्वरैया। ठीक है, कितना शानदार नाम है, लेना भी ना आ रहा भैया। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध सेटों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? बेंगलुरु। यार बेंगलोर जो है बहुत बड़ी सिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम कर देती है? गंतव्य आधारित कर। ठीक है, गंतव्य आधारित कर। ठीक है, ओहो, फाइनेंस वाले भी क्वेश्चन आ गए इसमें। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? साइबर कानून। ठीक है, साइबर कानून, यानी कि निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? 1-1.5 महीना आपके पेपर का बचा और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। इस पेपर को देख के अंदाज़ा लगा लो कितने % आप मार्क्स ला सकते हो, कितने % आप मार्क्स नहीं ला सकते। कंपटीशन बड़ा ज़रूरी है, पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप ये UP SSC पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे।
ठीक है, इसलिए अभी से शुरू कर दो पढ़ाई बढ़िया करके, और भी अच्छी तरह से मेहनत करो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 22 है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। क्वेश्चन 23 है हमारा, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर परिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? अध्याय सेकंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ, बहुत लंबा पेपर हो जाएगा ऐसे तो। अगर बातें चीतें ज़्यादा होने लगी तो क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन लेते हैं और इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, वरना मैं पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? ये अनुच्छेद 175 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। यार इतने इतने बड़े क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ने में इतना टाइम लग रहा। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संबंधी तंत्र होता है? स्टारफिश। कितना बढ़िया नाम। देखिए स्टारफिश ओरिजिनल देखिए, फिल्मों टीवियों में तो बहुत देखी है आपने, फिल्मों में देखी है आपने, लेकिन हकीकत में देखी है नहीं देखी होगी। चलिए अब ये साइंस के 5 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि 5 क्वेश्चन साइंस के पक्का पूछता, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? अरे वाह, ठीक है, चालक की आदतों पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। टर है भाई। चलिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? पीजोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 31 है, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, सामान्य गणित के, सामान्य अंकगणित के 5 क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अरे यार सर, ये योग कैसे होगा? हल करो बेटा, 1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, x के किस मान के लिए कथन इतना 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 है? तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो 63 आएगी। ठीक है, ओके। ऑप्शन 4 दे रखे होंगे, सोल्व करो। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, ये तो तुम्हें यार सोल्व करने पड़ेंगे, सोल्व कर लो। अगर आपने सामान्य अंकगणित पढ़ रखी है तो कर भी दोगे, ना करें हैं तो उठाओ अपना मोबाइल, यूट्यूब खोलो, सर्च मारो और उससे पढ़ो, क्योंकि समय नहीं है अब आपके पास, अब टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, इसलिए जहाँ से जो मिले लपेट लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, भैया इसका आंसर 0.8 है, हल कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में हम ध्यान देते हैं। यार इस क्वेश्चन को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? गीता की राय में उसका वजन 55 किलो से अधिक लेकिन 62 किलो से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका यानी कि उनका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? ले 57 किलोग्राम है। ले भैया ले, निबट गए। क्वेश्चन 36 है, हिंदी वाले क्वेश्चन आ गए 5। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 36 में। ठीक है, पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पितृक्षा। वाह क्या बात है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द, ठीक है, तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? सरिता, तटीनी, निम्नगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 38 है हमारा, क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? पूर्णिमा की रात, कुहू, ओहो, हाथों को हाथ ना सूझना, हाथ को हाथ ना सूझना, मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ को हाथ ना सूझना, बहुत घना अंधेरा होना। बड़ा पेचीदा मामला है यार, कैसा मुहावरा पूछा? हाथ को हाथ ना सूझना या सुझाना, बहुत घना अंधेरा होना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 40 है हमारा, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुमान, यानी कि निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, गलत है तो जयशंकर प्रसाद, लोकायतन। ओके 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 ओके। चलिए इंग्लिश में आ गए क्वेश्चन। अरे वाह क्या बात है भाई, इंग्लिश मुझसे नहीं आती, पढ़ो से करके देखते हैं ज़रा। ए पर्सन हु हैज़ एन ओवेसिव विश टू स्टील, ठीक है, ए पर्सन हु हैज़ एन, ठीक है, यानी कि ऑब्सेसिव
विश टू स्टील, ठीक है, क्लेप्टोमैनिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन, ठीक है। विराट प्लेस क्रिकेट फुटबॉल, ओहो बिसाइड्स। ऑप्शन दे रखे होंगे आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे 4, उसमें से जो राइट ऑप्शन है ना ये है बिसाइड्स। अब मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा आपको और उस क्वेश्चन पेपर को देख देख के यहाँ से उसके आंसर की बना लेना, वरना कोई बात नहीं है, बस क्वेश्चन आप देखते रहो, क्या पता कितने क्वेश्चन इस एग्जाम पेपर से आपके क्वेश्चन पेपर में फंस जाएँ, ठीक है नहीं है तो इसीलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 की मैं बात करता हूँ, हो गया 42 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 की मैं बात करता हूँ। पुट द करेक्ट आर्टिकल, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विद वी भारत नेक्स्ट वीक, द, यहाँ पे द लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटे, द लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है, रीड द फ्लोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। 44 से 45 तक 2 क्वेश्चन का, पहले पैराग्राफ पढ़ लो। द स्टेट एम्बलेम इन एन, अब चलो क्वेश्चन पढ़ो यार, पढ़ लो तुम, अब तुम क्वेश्चन इसमें से छांटो अब, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूड्स इन नेशनल, ठीक है, एम्बलम, तो यहाँ पे टाइगर होगा, ठीक है सर, राइट ऑप्शन कौन सा है, टाइगर है। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ नेशनल, ठीक है, एम्बलम, तो यह है तुम्हारे पास धर्मा, यानी कि धर्म चक्र, ठीक है, ओके ओके, राइट ऑप्शन। चलिए आगे मैं बढ़ाता हूँ। 46वां क्वेश्चन है, 10:25 घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है, बेटा कितना होता है, 197 सही, 1/2 कोण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से बेजोड़ को चुने, बेजोड़ को चुने, इनमें से बेजोड़ को चुने, तो बेजोड़ को चुने तो भैया यानी कि पिक द ओड वन आउट, 161, 207, 299, 347, ठीक है। ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन चुनना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। अगर आपने 85 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के सही कर दिए, इसका मतलब है आप 2024 का एग्ज़ाम पेपर क्वालिफाई कर देंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। और अगर 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको अभी और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यानी कि विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर, इधर राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे कहता है, क्या कहता है वो भी हम चेक करते हैं। चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है। सबसे छोटा कौन सा है, कोलकाता। अरे कोलकाता फंसा बेचारा, जहाँ से शुरू वहीं ख़त्म। अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आता है, ठीक है। इस प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन फर्स्ट है, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया। बहुत बढ़िया। सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया। यदि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड स्वतंत्र कारकों के प्रभाव हैं। ओके ओके, ठीक है, राइट ऑप्शन है इसका। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा आ गया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है। तो ये आपके ये आपके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखे हैं, लेकिन ये आपके लिए जीके बन गया, क्योंकि करंट अफेयर्स आपकी 2025 वाली पूछेगा। 2025 6 महीने तक की पूछता है ना, तो 2025 तक की करंट अफेयर्स से पूछेगा, तो ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। तो ये आपके लिए जीके वाले क्वेश्चन बन गए। तो मुंबई इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है, ओके। अच्छा 52 है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास के उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 है मेरा, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है। श्री
कुशबिंदर बोहरा ने। ठीक है, ये जीके वाले क्वेश्चन बन गए आपके लिए। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? अच्छा ये बताओ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की रहने वाली थी? ठीक है, जल्दी बताओ। गांधी दर्शन। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है बेटा इसका? गांधी दर्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया को सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? ठीक है, उमलिंगला दर्रा। क्या नाम है यार? उमलिंगला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना? क्यूबा। ठीक है, BRICS ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा भी यार देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आ गया। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। ठीक है सर, राइट ऑप्शन। भैया पढ़ के जाना, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, डरना मत। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 है। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों या कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। संचयिका दिवस। संचयिका दिवस भैया, जो बच्चे 12th 10th में पढ़ते हैं उनकी ना संचय फीस जमा होती है। बाद में जब वो अपनी मार्कशीट लेने जाते हैं तो एक फॉर्म भरवाते हैं, वहाँ से जितना भी 2 साल 3 साल 4 साल आप पढ़े हों उतने के हिसाब से उनको पैसा मिल जाता है। मुझे भी मिले थे 250-300 रुपये। मैंने 2011 में इंटर किया था। चलिए आगे देखते हैं। 62 नंबर आता है। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? अंग्रेजी। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो इसका राइट ऑप्शन है भारतीय डाकघर। ठीक है, संशोधन विधेयक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पूरा। क्वेश्चन नंबर 64 में लेता हूँ। खसावा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? कुश्ती। खसावा दादा साहेब जाधव, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? कुश्ती में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? बगदाद में हुआ था। इज द राइट ऑप्शन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? बगदाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है, छोटा सा। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? लाला हरदयाल ने। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा आ जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है पर है बड़ा तगड़ा क्वेश्चन। उस जलड मरु मध्य का नाम बताइए। यानी कि यार ये डमरू होना चाहिए, जल डमरू मध्य। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सुंडा जल डमरू मध्य। ठीक है, क्या नाम है? सुंडा जल डमरू मध्य। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68 है। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ, यानी कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मवर्त। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है बेटा? ब्रह्मवर्त। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 69 है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? डोलापोला, यानी कि गोवा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है। गुजरात के छोटा उदयपुर, ठीक है, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र वाल, ठीक है, मुराल्स अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ है।
अन्न के देवता। ठीक है, अरे भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं भाई, ये तो क्वेश्चन सपने से भी परे हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 71 से 75 तक। ठीक है, आज किसी भी व्यक्ति, खुद से पढ़ो, आज किसी भी व्यक्ति सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया। भारत में विभिन्न पंथों और विभिन्न यानी कि विविध मत यानी कि मंतातरों के लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में ये अधिक ज़रूरी हो गया कि लोग एक दूसरे को जानें, उनकी ज़रूरतों को, उनकी, खुद से पढ़ो अपने आप, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को, पढ़ो आराम आराम से पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लिया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, रोक रोक के पढ़ो। सब पढ़ लिया? पक्का? सोच लो एक बार और। ठीक है, चलिए एक बार और दिखा दूँ मैं, लो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भाई। ठीक है, लो, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 हम देखते हैं अब। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज़ और स्वाभाविक है। ठीक है, ओके। हमारे धार्मिक यानी कि सभी धर्म समान हैं, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73 है, मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है और आज की गवर्नमेंट यही नहीं कर रही है। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय हैं भैया। इसका राइट ऑप्शन है अधि प्लस आत्म प्लस इक। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 75 की मैं बात करूं तो स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय में बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन 75 पूरे हो गए। फिर से क्या करोगे आप? फिर से यह वाला गद्यांश पढ़ो एक बार और। ठीक है, यह वाला गद्यांश पढ़ो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले मैं रोक दिया हूँ, मैंने रोक दिया। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ लिया? ठीक है, आगे बढ़ाऊँ? ठीक है सर, लो और पढ़ो और पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ लिया? ठीक है, चलो रोक के पढ़ना इस चीज़ को। अब जो है मैं क्वेश्चन नंबर शुरू करता हूँ, 76वां क्वेश्चन। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? तो राइट ऑप्शन है, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न यानी कि प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। इज़ अ राइट ऑप्शन। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? क्वेश्चन 77 है, जो परिश्रम की चाबी के साथ साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। इज़ अ राइट, बिल्कुल सही बात है। यानी कि मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी बड़ा ज़रूरी है यार। 77 में का राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेहनत के साथ साथ किस्मत भी जुड़ी है। 78वां नंबर है हमारा, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। और ये 5 के 5 क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं अगर आपने गद्यांश ठीक से पढ़ रखा है तो। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, 2 बार पढ़ना इसको। अब क्वेश्चन नंबर 69 है, यानी कि गद्यांश में कायर। ठीक है, 79 है, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। इज राइट ऑप्शन। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक हमें ग्राफ के आ गए। ग्राफ के 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तालियों के 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता। पहला देख लो क्वेश्चन, लो ग्राफ देखो ढंग से। कभी कहो कि यार मुझे ग्राफ ना दिखाया, दिखा ग्राफ? ओके, यहाँ पे राकेश, चमन, अक्षय, रमेश और महेश, ठीक है, सब दे रखे हैं। ठीक है, 81 से 85 तक इसी ग्राफ के सारे क्वेश्चन करने हैं। निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता। अब क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा। ठीक है, अब फंस गए। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? यदि वे सब के सब एक साथ काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? 80/29 दिन। ठीक है, क्वेश्चन 82 है। जिसने ग्राफ वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, तैयारी करी है, वो इस ग्राफ को बड़ी आसानी से सोल्व कर देगा। 82 नंबर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता? चमन और रमेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता? 20 दिन में पूरा कर सकता। ठीक है, इधर राइट ऑप्शन। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 84 लेता हूँ। 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले
कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता? बिल्कुल इजी, 15 दिन में। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 क्वेश्चन हमारा आ जाता है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? 750 रुपये। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी, ठीक है, मैं भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। वाह, पहले बार ग्राफ देखो, देख लिया? ठीक है, ग्राफ के 10 क्वेश्चन आते हैं, तालिका के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन ऊपर हो गए, 5 क्वेश्चन ये वाले हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर को जानना, सीखना कि कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं बड़ा ज़रूरी होता है। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, आई होप कि बड़ी आसानी से आप पेट का एंट्रेंस क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, भारत दे रखा 2018, 2019, 2020, 2021, 22। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुछ लोगों द्वारा पता लगाएं 1680। ठीक है, चलिए 87 क्वेश्चन आ गया, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुछ भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1:5। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना हैं और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 हैं, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? 5% अधिक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ लो, इतने बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं यार, कैसे कर पाओगे? यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018-2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018-2019 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 20,800। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 आ गया, यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3:3:4:5 है, तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। 23:27:21:22:20। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक लेता हूँ। डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई है वस्तुओं को और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाती है। वस्तुएं दे रखी हैं, लागत दे रखी है, लाभ दे रखा है, छूट दे रखा है, बैग, शर्ट, चश्मे, पेन, पुस्तक। ठीक है, इतने % लाभ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 91 में पढ़ता हूँ, आप पहले ये तालिका देख लो भाई, देख ली तालिका? ठीक है, जिसने तालिका वाले क्वेश्चन पढ़े हैं बड़े इजी है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 91, स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पेन खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। भैया 65.9%। ठीक है, इज राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 92 है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लाभ कितना प्रतिशत अधिक है? 56.59%। यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है, ध्यान देना, दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? 800 रुपया। ठीक है, कितना होगा बेटा? 800 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में देखता हूँ, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? 47.7%। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 95, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? 91:57। ठीक है, ओके। चलिए 5 क्वेश्चन और देखते हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है। ठीक है, प्रश्न निम्नलिखित तालिका चार्ट पर आधारित है जो एक ट्रेंडिंग कंपनी के 2015 से 2016 से 2020 से 21 तक उसके 4 उत्पादों PQR और S पर विज्ञापन व्यय को दर्शाता है। लाभ बराबर बिक्री माइनस विज्ञापन व्यय। पहला ज़रा चेक करें भाई। ठीक है, पहले चेक कर लें, तालिका ये वाली वर्ष दे रखा है। ठीक है, ये भी चेक करें, दिए गए वर्षों के लिए बिक्री इस प्रकार है, 2015 से 16 में 300 करोड़ है। ठीक है, ओके, पढ़ लिया? पक्का? आगे बढ़ाऊँ? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है ना मेरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे? 96।
किस वर्ष में उत्पाद Q का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? 2020-21, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 97वां क्वेश्चन है, दिए गए वर्ष में उत्पाद S का विज्ञापन व्यय P और R के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? 2020 से 21। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि वर्ष 2020 से 21 में उत्पादों P, Q, R और S की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है तो S का लाभ उसी वर्ष Q के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत होगा? 38.33%, यानी कि 33%। क्वेश्चन नंबर 99 है मेरे पास, 2021 से 2022 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021 से 2022 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019 से 2020 से और 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? 212.225 करोड़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दुगना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए ये समान रहता है तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? 2019-20, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। अब ये देख लो, यही पेपर जो है आपसे कैसे पूछा गया था। देखो UPSSC पैट 2023, ये ओरिजिनल पेपर आया हुआ है आपका ये, ठीक है। ये पेपर आपका ओरिजिनल पेपर है। जब भी आप एग्जाम में बैठें पहले जो ये निर्देश दे रखे होते हैं अच्छे से पढ़ना, ठीक है। KM3 पेपर है, कोड देख लो, ठीक है। ये देखो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन वही हैं पर हर एक की जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कोई क्वेश्चन अगर 10वां इस पेपर का है तो दूसरे पेपर में वही क्वेश्चन 5वें नंबर पे, 12वें नंबर पे ऐसे दे रखा होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग OMR सीट सेट की जाती है। देखो ये वाले क्वेश्चन है आपके, इस तरह का पेपर है आपका। ये रेड कलर में था, ठीक है, लेकिन PDF में ये ब्लैक कलर का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिला लो इस क्वेश्चन को, देख लो ज़रा, चेक कर लो। ऐसे पेपर आता है, पेपर आपसे ऐसा पूछेगा, घुमा फिरा के देख लो बेटा पेपर कैसा है, कभी देख के रेट निकले तुम्हारी। बहुत इजी पेपर है, जब तैयारी करोगे तो आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। और बड़ा इजी पेपर है, सिंपल सा पेपर, ठीक है। इस टाइप का पेपर आता है, ये चेक कर लो आराम से, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ पेपर ये, ठीक है। बनना तो वो मैंने बता दिया आपको आंसर की। इसमें सारे के सारे आपको वो भी दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन भी सबके सब दे रखे हैं इस पेपर में, ठीक है। इस पेपर में ऑप्शन भी सबके सब दे रखे हैं। किसी को PDF चाहिए मुझसे बोल देना, मैं भेज दूँगा आपको, ठीक है। ये देखो, बनना तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने इसलिए इतना हल्का हल्का कर रहा हूँ जिससे आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये क्वेश्चन का, ठीक है। अब ले लो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ओके ओके सर, ओके। तो बेटा देख लो ज़रा पेपर कैसे पूछा जाता है, और इसी पेपर का सामना आप 2024 में करने वाले हैं। कभी कहो इसी पेपर का सामना आप 2024 में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी से मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, पीछे मत देखो क्या हो रहा है, आगे की सोचो। अपने हालातों से मत डरिए, उन्हें बदलने की हिम्मत रखिए, क्योंकि असली हीरो वो नहीं होता है जो जीतता है, असली हीरो वो होता है जो बार बार गिरकर भी उठता है, ठीक है। इसलिए मेहनत करते रहो और अच्छे से नंबर लाओ और गवर्नमेंट जॉब लगाओ भाई। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक आप इस पेपर की तैयारी करें। थैंक्स।